चलिए सेशन शुरू करते हैं। लास्ट का जो सेशन था उसमें हमने सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी किया था कि कैसे होता क्या है बेसिकली सिविल 3D और किस कंपनी ने इसको बनाया था, वो सब चीज़ें हम कवर कर रहे थे इस सेशन में। ठीक है, अब कल जो हमने जो डिस्कस किया था कि किन किन कंपनीज़ में आपको काम करना है और सिविल 3D में बेसिकली हम क्या क्या क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हमने कल हाईवे डिज़ाइन के बारे में बात किया था, रेलवे नेटवर्क, सरफेस एनालिसिस, अर्थवर्क कैलकुलेशन, साइट एंड पार्सल, कॉरिडोर प्रोफाइल, ठीक है, सब क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कशन किया था। और ये सभी चीज़ें हम इसमें सिविल 3D में अभी जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी हम वैसे वैसे सेशंस इन पे वर्क करते जाएंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में तो पता है सभी को बेसिकली क्या है, आपका किस कंपनी ने बनाया है, कहाँ की कंपनी है और किस किस फील्ड्स में डील करती है, ये सब पता है ना आप सभी को। बताया था ना मैंने कि अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स बनाती है बेसिकली आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। इन सभी का एग्जांपल भी आई थिंक मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बेसिकली आज हमें जो सेशन शुरू करना है वो BIM पे शुरू करना है, लेकिन उससे पहले मैं जो फ्यूचर स्कोप है, जैसे इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था मेरे के पास कि सर किन किन फील्ड्स में किस किस कंपनीज़ में हम इनका वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जहाँ पे हमें वर्क करना होता है, इन सभी के बारे में। आई थिंक स्क्रीन आपको अभी शो नहीं हुई ना, स्क्रीन में शो कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जस्ट ए मिनट। यस सर। ओके, ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके जो फ्यूचर स्कोप हैं कि आप किन किन कंपनीज़ में काम करते हो, देखो कल मैंने बताया था कि दोनों ही प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे प्राइवेट सेक्टर में बात करूं तो आपके इंडिया में जो अभी टॉप लीडिंग कंपनी है जैसे L&T है जो कि बेसिकली इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन उसमें काम करती है। ठीक है, देन आपका टाटा प्रोजेक्ट्स आता है, शापूरजी पलोनजी है जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है, GMR ग्रुप जिसके बारे में मैंने बताया था ना, बेसिकली जो आपके एयरपोर्ट्स जो कवर कर रखे हैं वो GMR ग्रुप ने करे हुए हैं। फिर आपके पास एक आता है HCC का नाम सुना होगा आपने, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था। आपका एक JMC प्रोजेक्ट्स है जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है। ठीक है, गैमन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, IVRCL जो कि जिसका हैदराबाद में है। ठीक है, और गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कि मुंबई में है। फिर आपका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया कल, अशोका बिल्डकॉन, ठीक है, BL कश्यप एंड सन्स। तो ये काफ़ी सारी कंपनी, SR ग्रुप जिसके आपने देखे होंगे ना, आप तब ट्रैवल करते हो तो पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे रेड कलर के। ठीक है, तो वो SR ग्रुप कंपनीज़ हैं। ठीक है, फिर GVK ग्रुप आता है आपका, आयरकॉन आता है, JP एसोसिएशंस के बारे में मैंने बताया। ठीक है, KEC इंटरनेशनल जो कि आपके गुड़गांव में ही है कंपनी, इसके ऑफिसेज हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी जो इसका हेड ऑफिस है मुंबई में है। ओके, फिर नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी टॉप लीडिंग कंपनी है जिसका बेस हैदराबाद में है। और फिर आपका आता है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, MBCC। ठीक है, पुंज लोलॉयड। तो ये काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो कि हम प्राइवेट सेक्टर में आप इनके बारे में बात कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से कंपनीज़ में आप जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर के तो देखो हर स्टेट के अपना अपना एक बॉडी होती है ना, जैसे अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट अर्बन कमीशन होता है। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है, रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वहाँ पे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसमें बिल्डिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन का अलग वर्क होता है, फील्ड का अलग वर्क होता है वहाँ पे। ठीक है ना, फिर डिफेंस की अगर हम बात करें तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है। ठीक है, फिर जो आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, आपने नाम सुना होगा ना BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, उसका कंप्लीट वर्क क्या होता है कि आपके ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, जो भी बॉर्डर्स हैं जहाँ पे आपकी बाउंड्री लगती है किसी दूसरे देश से, तो वहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है जहाँ पे, ठीक है, तो वो बेसिकली कौन बनाता है, किसके अंडर में आता है, आपका BRO के अंडर में। तो ये सारे डिफेंस के ऑप्शन है वहाँ पे। ठीक है, देन आपका पावर प्लांट्स जो है NTPC मैंने बताया। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स में अगर जो PSUs की हम बात करें, जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट होती है ना, प्राइवेट सेक्टर यूनिट के बारे में पता है सभी को PSU क्या होती हैं? यस सर। क्या होती हैं PSU एवरीवन? व्हाट आर द PSUs? अर्ध सरकारी। हाँ, जिसमें आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। ठीक है ना, जैसे वो भी 50% आपका प्राइवेट होता है और 50% हम किस में, गवर्नमेंट में उसको मर्ज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ONGC है। ठीक है, और कोल इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, नाम सुना होगा आपने सभी का।
पता होना चाहिए। गेट का एग्ज़ाम आप देते हो तो उसके बाद हम बेसिकली किसके लिए होता है वो PSUs के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट फील्ड में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इंडियन रोड कांग्रेस है। अच्छा, IRC किस लिए यूज़ होता है? IRC जो मैंने बताया अभी, इंडियन रोड कांग्रेस, क्या होता है इसमें? IRC गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है सर हाईवे डिजाइनिंग के रिगार्डिंग। हाईवे डिज़ाइन के लिए वेरी गुड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। IRC में जो गाइडलाइंस मिलती हैं, जैसे जो कोड्स बनते हैं, ठीक है, बेसिकली हम क्या स्टडी करने वाले हैं पूरे हाईवे में, कोड्स के ऊपर वर्क करेंगे कि किन किन कोड से क्या क्या डेटा हमें लेना है और फिर जो भी हमें हाईवे वो सब बनाने हैं, ठीक है। तो जो ये कोड्स हैं ये सब, उसमें जो कुछ भी अमेंडेशंस वहाँ पे रिकमेंडेशंस जो कुछ भी है वो कौन प्रोवाइड करता है? जो IITs होती हैं उनके प्रोफेसर्स वहाँ पे होते हैं, जो PhD जो वर्किंग उसमें हैं, ठीक है, वहाँ पे वो लोग अपना रिसर्च करते हैं, थ्योरी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो बेसिकली जो भी फॉर्मूलेज हम बनाते हैं, वहाँ पे जो भी कंप्लीट आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आता है वो बेसिकली किस पे आता है? देखो, आपका कहीं भी 100% रिलायबिलिटी नहीं होती सिविल में। सिविल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो चाहे वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो या फिर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन हो, फॉर्मूलेज की अगर हम बात करें तो कहीं भी 100% रिलायबिलिटी नहीं होती, ठीक है। 98% 99% आपकी रिलायबिलिटी वहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके कोर्स में आप आगे आगे पढ़ते जाओगे, ठीक है। तो फ्यूचर स्कोप क्या है आपको पता चल गया कि फील्ड, देखो सारा काम जो है ना आप ही को नहीं करना होता, ठीक है। सबका अलग अलग काम होता है। फील्ड इंजीनियर का अलग काम होता है, सर्वे इंजीनियर अलग होता है, सॉइल टेस्टिंग जो करता है वो इंजीनियर अलग होता है, ठीक है ना। तो फ्यूचर स्कोप के बारे में आपको पता चल गया, और सॉफ्टवेयर जो है किस बैरियर को हटा देता है वो भी आई थिंक मैंने बताया था कल आपको, कि आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो बेसिकली हमें वहाँ पे थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, सॉफ्टवेयर पे सभी नॉलेज हमें होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि आपके जो भी वेटेज हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस वो सब इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हमने कल डिस्कस किया। दूसरा मैंने बताया था कि जो सॉफ्टवेयर आपका किस पे डिपेंड करता है, कम्प्लीटली BIM पे। अब BIM होता क्या है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होता है। और BIM की हम बात करें तो सिविल 3D के अलावा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो BIM पे डिपेंड करता है? सिविल 3D तो आपका कम्प्लीटली कोर सिविल इंजीनियरिंग का हो गया। अगर हम आर्किटेक्ट के फील्ड में बात करें तो वहाँ पे कौन सा होता है? आपका रेविट आर्किटेक्चर होता है, जो कि बेसिकली BIM पे है, ठीक है ना। तो BIM आपका क्या होता है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अब आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग लिखा हुआ है, ओके। और एक साइकिल आपको दिख रही होगी, यहाँ पे दिख रही है ना साइकिल, सभी को दिख रही है यहाँ पे सेंटर में जो फिगर बना हुआ है, ठीक है। डिटेल डिज़ाइन हम करते हैं, एनालिसिस हम उसका करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन आपका स्टार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक वहाँ पे होती है, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था कि रेनोवेशन को आप हटा दो, सबसे पहले आपके क्या होती है? प्लानिंग होती है। तब कोई भी हम हाईवे बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। अब हाईवे की बात छोड़ो, आप चाहे कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग होती है उसकी, ठीक है। प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं कि उसका जो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे आपकी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उन सभी को अगर हम हटाएं, ठीक है। देन आपका डिटेल डिज़ाइन वहाँ पे आता है, ओके। तो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे बनती हैं। देन बनने के बाद जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो गई, हम उसमें क्या करते हैं? देन आपका एनालिसिस होता है, ओके भाई। बनने के बाद हम बेसिकली क्या करते हैं? आपका एनालिसिस करते हैं ना, ठीक है। अब एनालिसिस आपका किस में होता है? जो भी काम आपने किया, जैसे आप बना रहे हो, बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं? एनालिसिस होता है, ठीक है। ऑपरेशंस वहाँ पे हम कैरी आउट करते हैं, ठीक है। प्लानिंग के बाद डिज़ाइन हमने क्रिएट किया, देन डिटेल डिज़ाइन की तरफ बढ़ते थे, एनालिसिस। उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे ज़रूरी होता है कि सपोज़ आपको किसी ने कहा कि हमें कोई भी टाइम दिया, जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर का आपको एक हाईवे डिज़ाइन करना है, ठीक है। बेसिकली पार्ट्स में डिज़ाइन होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर 100 किलोमीटर का हाईवे बनना है तो वो सिर्फ एक ही कंपनी बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं, काफ़ी सारे फर्म्स वहाँ पे काम करते हैं, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे होते हैं। तो उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि मान लीजिए 5 किलोमीटर का जो रोड है, जो भी हाईवे है, प्रॉपर एक चैनल से दूसरे चैनल तक कोई और बनाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है, देन थर्ड, फिर फोर्थ फर्म वहाँ पे आती है, पांचवी। तो ये अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के पास काम होते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करानी होती है, जिसमें कंप्लीट आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है ना। देन उसका होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तब हाईवे बन जाता है तो आपने देखा होगा कि हाईवे बढ़ रहा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं मेंटेनेंस वर्क चल रहा होता है,
ठीक है, कहीं कोई लेयर निकाली जाती है हाईवे की, लेयर निकालने के बाद उसको फिर से रिनोवेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी आपके किस में आते हैं, BIM में आते हैं। ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है, मेंटेनेंस वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आपने टोल्स देखे होंगे हाईवे पे, देखे हैं ना? यस सर है। क्या यस सर। क्या काम होता है टोल्स का? टोल्स मतलब किस रीज़न से बनते हैं, क्या कुछ होता है टोल्स में, क्या रीज़न होता है टोल बनाने का? सर टैक्स लगता है, टैक्स कलेक्शन करता है लोग। टैक्स कलेक्शन करते हैं, ठीक है। टैक्स देखो मैं जी आपको, सर। सर जो अपना रेवेन्यू होता है वो अपन निकालते हैं। हाँ, रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि तब हाईवे बनता है ना, तो देखो सबसे पहले आपने जायकर कमेटी का नाम सुना है? जायकर कमेटी आपने नाम सुना होगा ना, जायकर। कल भी मैंने बताया था जायकर के बारे में। MR जायकर जो कि एक सर्वेयर थे लंदन के, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि जब कंप्लीट आपका तब जो इंडिया था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंसी हो गई थी उसकी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बताया था ना कि जो नेशन डेवलपमेंट में आपके हाईवेज़ हैं, इन सब का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हम हाईवे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट टू आपका किसी दूसरे स्टेट में जाना हो, ठीक है। फिर नेशनल हाईवेज़ के बारे में मैंने आपको बताया कल, और एक्सप्रेस हाईवेज़ के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो जायकर कमेटी है, बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या समझा कि अगर देश को या फिर अपने कंट्री का जो भी हमें डेवलपमेंट करना है उसके लिए हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इन सब के लिए कमेटी बनाई गई, और जिसके हेड कौन थे? जायकर, MR जायकर, ठीक है। तो आपने रिकमेंडेशंस वहाँ पे पढ़ी होंगी, ठीक है ना। तो जायकर कमेटी ने बेसिकली क्या किया कि उनको बताया गया कि हमें क्या करना है कि पूरी कंट्री में एक हाईवे कंस्ट्रक्शन करना है। काफ़ी सारे हाईवेज बने, चाहे विलेज टू विलेज बने, कनेक्टिविटी हो, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी हो, स्टेट टू स्टेट, ठीक है ना। आपके जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट होते हैं, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड्स आते हैं जिनको हम विलेज रोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब के कनेक्टिविटी के लिए कमेटी बनाई जाती है। तो कमेटी क्या सजेस्ट करती है कि नेशनल इंटरेस्ट में रखा जाए जो हाईवे है आपका, हम बेसिकली किस में रखें उसको? नेशनल इंटरेस्ट में, यानी कि सभी का अधिकार होना चाहिए। और नेशनल इंटरेस्ट में रखेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि सभी का टैक्स वहाँ पे पेएबल हो। तो टैक्स के लिए स्टार्टिंग में क्या किया कि तब हम व्हीकल को परचेज करने लगे थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे कलेक्शन किया जाता था टोल का, ठीक है। टोल का कलेक्शन, जैसे वहाँ पे टैक्स ले लिया जाता था कि आप व्हीकल कहाँ पे चलाओगे, रोड पे चलाओगे, ठीक है ना। तो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो उस टैक्सेशन में क्या होता था कि काफ़ी सारे लोग व्हीकल परचेज नहीं करते थे, क्योंकि टैक्स वहाँ पे लगता था व्हीकल पे, तो जाहिर सी बात है व्हीकल का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कमेटी ने सजेशन दिया कि इस व्हीकल के जो प्राइस है उनको कम कर दो, व्हीकल सभी को खरीदने दो, लेकिन जैसे जैसे वो हाईवे पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे टोल बूथ लगा देंगे, टोल कलेक्शन वहाँ पे लगा देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, व्हीकल पर्टिकुलर किसी भी डिस्टेंस पे जाएगा, एक शहर से दूसरे शहर में, नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करेगा, एक्सप्रेस वे पे करेगा, तो हम वहाँ से टोल कैरिड आउट करेंगे, ठीक है ना। अभी जो पेट्रोल और डीजल की अगर मैं बात करूँ, जो टैक्सेशन की बात मैं कर रहा था कि टैक्सेशन कहाँ कहाँ से कनेक्ट होता है, पहला टोल से हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके व्हीकल के चार्जेस होते हैं, ठीक है। बाइक्स और ट्रैक्टर का किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, आपके जितने भी 4 व्हीलर्स हैं, फिर इसके बाद आपके कॉमर्शियल व्हीकल्स आ जाते हैं, तो उन सभी का टैक्स लगता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे जैसे ये टैक्सेस की बात आई, तो टैक्स कहाँ कहाँ से कलेक्ट होता है? पहला आपका टोल से कलेक्ट होगा, आप रोड पे जा रहे हो। दूसरा पेट्रोल और डीजल तब हम पे करते हैं, जैसे पेट्रोल का मान लीजिए कोई भी अमाउंट है, फ़िलहाल 100 कितना है पेट्रोल का प्राइस, आप सभी के उसमें शहर में अलग अलग होगा ना, 100 रुपीज़ पर लीटर होगा, कहीं पे 102 है, 110 है, 115। तो उसमें बेसिकली जो करंट रेट है फ़िलहाल जो हाईवे ने डिसाइड कर रखा है, IRC ने, वो कितना किया हुआ है, 6 रुपीज़, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये पे किए 1 लीटर के लिए, तो 6 रुपये उसमें किसके कटेंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो आपका हाईवे डिज़ाइन होता है उसका, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये कहाँ पे जाता है आपका? कल एक फंड का नाम बताया था ना मैंने, बताओ। कल एक फंड का नाम बताया था कि हर स्टेट का एक एक अपना फंड होता है, जहाँ पे हाईवे के जो भी अमाउंट है वो 100 होता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? 110 CRR, ये तो आपका रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CRR आपका है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। IRC के बारे में मैंने बताया, जो कि इंडियन रोड कांग्रेस, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
भूल गए, CRF करके कुछ बताया था मैंने, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है कि कंप्लीट आपका फंड आता है, ठीक है। हर स्टेट का अलग अलग कलेक्शन चार्जेस होंगे वहाँ पे, तो हम उस स्टेट से प्रोवाइड करते हैं। जो आपके हाईवे होते हैं बेसिकली हम वहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो टोल वहाँ पे लिया गया। तो जायकर कमेटी का काम क्या था कि बेसिकली हाईवे वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना। अब हाईवे जो कंस्ट्रक्ट होते थे, जैसे आपने अपने शहर में देखा होगा अपने आसपास कि हाईवे बना हुआ है लेकिन कहीं पे डिवाइडर नहीं बना हुआ। 2 लेन्स है ना, सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैफिक है, लेकिन वहाँ पे डिवाइडर नहीं है। देखा होगा आपने, ऐसा देखा है ना आप लोगों ने कि डिवाइडर नहीं बना हुआ। तो क्या रीज़न है उसका कि डिवाइडर नहीं बना हुआ? कहीं कहीं पे आपने देखे होंगे कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जैसा देखा है, ठीक है ना। तो उसके पीछे रीज़न किसका होता है? अमाउंट का। कि मान लीजिए आपको रोड बनाना है 10 किलोमीटर का, उसके लिए आपको अमाउंट जो है फंड किया गया 100 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अब उस 100 करोड़ में आप बजट अपना कैलकुलेशन करते हैं, हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करते हैं कि जो 10 किलोमीटर का रोड हम बनाने जा रहे हैं कि वो बेसिकली 100 करोड़ में पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर 100 करोड़ में पूरा हो जाता है तो हम वहाँ पे सारी चीज़ें बनाते हैं। लेन्स भी हम वहाँ पे अच्छे से बनाएंगे, उनकी मार्किंग भी हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। साइन स्पॉट्स भी हम वहाँ पे लगाते हैं, डिवाइडर हम अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। उन पे पेंट्स वगैरह भी हम अच्छे, स्ट्रीट लाइट हम वहाँ पे बनाएंगे, बेस कंप्लीट ग्रीनरी के साथ साइड वॉक आपका बनेगा, ठीक है ना। फुटपाथ हम वहाँ पे बनाएंगे, शोल्डर हम बेसिकली जो आपके स्टैंडर्ड्स वहाँ पे थिकनेस के होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम पूरा काम करते हैं, ठीक है। अगर बजट एक्सीड कर रहा है आपका, आपने देखा कि 10 किलोमीटर का रोड हम बनाने जा रहे हैं लेकिन 100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट जो भी अमाउंट हमें गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, या फिर हम बैंक से लोन लेते हैं, बेसिकली फर्म्स होती हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है कि जो फंड है वो लोन देते हैं, फंड रेज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अमाउंट कम लग रहा है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे डिवाइडर को, मान लीजिए हमने डिवाइडर बनाया, ठीक है। आप डिवाइडर की स्टैंडर्ड थिकनेस क्या होती है इंडिया में, आपने डिवाइडर्स देखे होंगे ना, स्टैंडर्ड थिकनेस कितनी लेके, स्टैंडर्ड विड्थ कितनी लेके चलते हैं हम एक्सप्रेस वे पे, नेशनल हाईवेज पे जब हम डिवाइडर बनाते हैं तो उनकी विड्थ कितनी होती है, स्टैंडर्ड विड्थ कितनी होती है? फिफ्टीन फीट आपने देखी होगी, ठीक है। 8 फीट विड्थ होती है, 15 फीट आपने विड्थ देखी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन किया कि मेरे को 15 फीट एक विड्थ रखनी है डिवाइडर की, ठीक है। अगर उसमें हाईवे नहीं बन पा रहा है, अमाउंट अगर आपका ज़्यादा लग रहा है तो हम क्या करते हैं, कुछ 15 को कम कर देते हैं, जैसे हमने रखा 5, फिर आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हो, अपना एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है। अगर 5 में वो चीज़ें चल रही हैं, यानी कि अगर वो बजट के अंदर आ गया तो हम बना देते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि स्ट्रीट लाइट जो है उनका स्ट्रीट लाइट हम नहीं लगाते, कि स्ट्रीट लाइट हटा के अब चेक करते हैं। अगर अब भी 100 के अंदर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे कि जो लेन हम बना रहे हैं उनकी जो विड्थ है उनको कम कर दो, ठीक है। 1-1 मीटर हम वहाँ पे कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होंगी कि कहीं पे विड्थ कम दे रखी है, कहीं कहीं पे डिवाइडर बने हुए हैं, ठीक है, कहीं पे लेंस प्रॉपरली शो नहीं है, साइन पोस्ट वहाँ पे अच्छे से नहीं लगा रखे, स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे नहीं है। तो ये सभी किसकी प्रॉब्लम्स होती हैं? अमाउंट की होती हैं, ठीक है ना। तो जो कमेटी है इनका यही होता है कि बेसिकली क्या करते हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट में सभी चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके बाद अपना जो भी अपना डेटा कलेक्शन करते हैं वो सब किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट के पास। और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर एक एडवाइजरी कमेटी होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की एडवाइजरी कमेटी होती है जो कि क्या करती है, उनको जो जायकर कमेटी है उसको कंप्लीट फंड वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं, फिर जिससे आपके जो रोड्स हैं वो सब डेवलप होते हैं, ठीक है। तो कल मैंने रोड्स के टाइप भी बताए थे आपको, अर्ली एज से लेके और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन तक बताए थे ना। सबसे पहले आपका कौन सा होता है? रोमन रोड होता है जो कि रोमन सिविलाइजेशन में बना। देन सेकंड आपका कौन सा होता है? फ्रेंच जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेज़ागुएट। थर्ड आपका कौन सा होता है? टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। और फोर्थ आपका कौन सा होता है? मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, WBM। आपने मैकेडम रोड सुने होंगे ना, ठीक है ना। तो बेसिकली हम मॉडर्न रोड सभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका रोड की हिस्ट्री है, ओके। तो कैसे कैसे हम डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, लेयर्स वगैरह निकालते हैं, तो ये सब काम किसका होता है? टोल कलेक्शन का होता है। अच्छा, आपका रोड बन गया, रोड बनता है तो वहाँ पे जो टोल लगता है उसका बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है? 30 ईयर्स का होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, इसका कंप्लीट आपको प्रोसेस जो है मैं वो भी बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपके हाईवेज जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे कैसे बनने शुरू होते हैं,
ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं कि मान लीजिए दिल्ली से जयपुर आपको एक एक्सप्रेस वे कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है कि वो रोड बना सके, वो एक्सप्रेस वे बना सके। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट NHAI क्या करती है कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करती है कि हमें दिल्ली से जयपुर एक हाईवे बनाना है, ठीक है। लेकिन उससे क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करने से पहले वो अपना एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए दिल्ली से जयपुर जो हाईवे कंस्ट्रक्ट होगा, एक्सप्रेस वे बनेगा, वो बना 1500 करोड़ रुपए में, ठीक है ना। उसका एस्टिमेशन इन्होंने बताया कितना, 1500 करोड़। अब वो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं न्यूज़पेपर में, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, उनके नाम मैंने बताया ना कि L&T है, आपका गावड़ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, GMR है, टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, अशोका बिल्डकॉन है, तो GMR ग्रुप्स, ठीक है। तो इन सभी के पास वो बिड्स जाती हैं, हम बिड्स वहाँ पे लगाते हैं कि 1500 करोड़ हमने अमाउंट वहाँ पे डिसाइड किया कि 1500 करोड़ में हमें ये एक हाईवे बनाना है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो प्राइवेट जो फर्म्स होती हैं वो आगे आती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक कंपनी है, कोई भी कंपनी का हम नेम ले लेते हैं, मान लीजिए ABC कंस्ट्रक्शन कंपनी है कोई भी एक, उसने वो बिड को, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको, बिड जो है वो विन कर ली, ठीक है। अब अमाउंट कितना है, 1500 करोड़, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो है नहीं, तो कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन लेते हैं। बेसिकली हम भी ऐसा ही करते हैं ना कि हमारे पास जब अमाउंट नहीं होता तो हम बैंक से लोन लेते हैं, तो कंपनी भी क्या करती है कि बैंक से लोन लेती है। अब वो बैंक आपके कौन से होते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, आपने नाम सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बैंक से तब लोन लेती है तो ADB क्या करती है कि बीच में कोई ना कोई नॉन पर्सन होना चाहिए। अब बैंक आपको थोड़ी ना जानता है कि आपके पास क्या रेवेन्यू है आपकी कंपनी का, ठीक है, क्या हिस्ट्री रही है आपकी कंपनी की, सब नहीं जानती। तो NHAI क्या करती है कि मीडिएटर होती है जो कि आपको लोन दिलवाती है, ठीक है। तो अब ADB क्या करेगा कि 1500 करोड़ का है, ADB ने आपको 500 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। और 500 करोड़ में क्या करेगा कि NHAI आपको डिसाइड कर देगा कि 500 करोड़ रुपए आपके पास हैं, ठीक है। ABC कंपनी के पास आ गए, उन्होंने लोन दिया 500 का, कंप्लीट अमाउंट एक साथ जनरेट नहीं होता वहाँ पे, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बेसिकली एक उसका थर्ड पार्ट आ गया कि 500 करोड़ रुपए दे दिया। अब NHAI क्या करेगी कि 500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए 500 किलोमीटर है या फिर 1500 किलोमीटर का रोड है, कितने का भी है, वो डिसाइड कर देगी कि पहले चैनल से और दूसरे चैनल का रोड अगर आप कंप्लीट कर दोगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, उसके बाद सेकंड अमाउंट जनरेट होगा, फिर थर्ड जो भी EMI है वो जनरेट होती है, ठीक है। रोड बन गया आपका, ठीक है, 1500 करोड़ पूरे हो गए, रोड बन गया। अब रोड बनने के बाद क्या होगा कि जिस कंपनी ने बैंक से लोन लिया था, अब उसको लोन चुकाना भी तो होता है भाई, वापस पेमेंट भी तो करनी होती है कंपनी को कि हमने आपसे 1500 करोड़ रुपए लिए, वो वापस भी करेंगे। तो वो अमाउंट कैसे वापस होता है, गवर्नमेंट थोड़ी ना देती है, कंपनी क्या करती है, ABC कंपनी क्या करेगी कि टोल वहाँ पे लगाएगी। उस दिल्ली से जयपुर जो एक्सप्रेस वे बनेगा उसमें टोल इंस्टॉल करेगी, टोल बूथ वहाँ पे लगेंगे, ठीक है ना। अब जो टोल बूथ लगते हैं इंडिया में, उसका क्या टाइम पीरियड है, 27 to 30 ईयर्स, ठीक है, कि 30 साल के लिए हम टोल लगाएंगे। अब 30 साल में जो भी कलेक्शन होगा उसमें 1500 करोड़ प्लस जो भी आपके इंटरेस्ट वगैरह लगते हैं वो सब उसने पे कर दिया, ठीक है। तब पेमेंट होने के बाद कंप्लीट 30 साल में जो भी ABC कंपनी ने कमाया और बैंक जो है उसको पेमेंट करने के बाद क्या करती है, जो कंपनी है ABC, वो NHAI को एक लेटर लिखती है जिसमें लिखा जाता है कि आज से ठीक 30 साल पहले जो हमने आपके थ्रू लोन लिया था ADB बैंक से, ठीक है, वो हाईवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो हाईवे कंस्ट्रक्ट उस डेट को हो चुका है और जो अमाउंट है वो हमने, जो भी बैंक है उससे रिलेटेड हमने उसको अमाउंट है वो हमने उसको दे दिया, ठीक है। अब जो टोल है वो क्या करेगा, टोल वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है उसमें कि हमारी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी होगी भी, हमने बना दिया, रोड आपका बना दिया, ठीक है, अमाउंट भी हमने दे दिया, अब हमारा काम खत्म होता है और आपका शुरू होता है। तो तब वो रोड NHAI के अंडर में आ जाता है। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि टोल कलेक्शन को हटा लेती है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी का था ना, ABC कंपनी था, उसने लगाया था, तो टोल भी अपने साथ लेके जाएगी वो। तो कहीं कहीं आपने ऐसे हाईवे देखे होंगे कि जहाँ पे पहले टोल था लेकिन बाद में वो हट गए, स्ट्रक्चर वहाँ पे बना रहता है सिर्फ टोल का। तो अब दिल्ली से गुड़गांव आते हो ना, तो आपने देखा होगा ऐसा स्ट्रक्चर, देखा होगा कहीं ना कहीं कि वहाँ पे लगा हुआ है लेकिन टोल वहाँ पे रनिंग कंडीशन में नहीं है, पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलता। तो बेसिकली क्या हुआ कि उस हाईवे का जो प्राइवेट कंपनी के पास था उसका टेंडर फिनिश हो गया। अब वो किसके अधीन है, किसके अंडर में है, वो गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। तो 30 साल तक जो कंपनी ने उसको अंडर में ले रखा था हाईवे को, उस दौरान कोई भी हाईवे के ऊपर किसी तरह का कोई मेंटेनेंस आपको करना है, कोई रेनोवेशन करना है, तो वो सब कौन करती थी, ABC कंपनी,
ठीक है। अब 30 साल के बाद कौन करेगी कंप्लीट? आपका NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके इंजीनियर्स वहाँ पे उसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो BIM में यही होता है ना, ठीक है। दूसरा BIM को आप ऐसे भी, ये तो कंप्लीट मैंने आपको किस में बताया कि हाईवे आपका कैसे कैसे बनता है, कहाँ से बिड्स जनरेट होती हैं, ठीक है, ऑपरेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, मेंटेनेंस कैसे कैसे होती है, कंप्लीट मैंने आपको एक सिनेरियो बताया। ओके, तो ज़रा चलते हैं एक बार फिर से BIM के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ होता है BIM में। स्क्रीन विजिबल है, आप देख सकते हो कि BIM होता है बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें कंप्लीट एक आपका प्रोसेस होता है बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग में। जैसे मैंने बताया कि तब आप हाईवे बना रहे होते हो तो कंप्लीट एक ही इंजीनियर वहाँ पे वर्क नहीं करता, काफ़ी सारे इंजीनियर्स करते हैं ना। सोयल की टेस्टिंग कोई अलग इंजीनियर कर रहा है, ठीक है, चैनेज कोई अलग इंजीनियर डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, एलिवेशन कोई अलग इंजीनियर फाइंड आउट कर रहा है, कंटूर्स का काम कोई और कर रहा है। तो बेसिकली BIM में क्या होता है कि एक ही प्रोजेक्ट पे काफ़ी सारे लोग अपने अपने अलग अलग समय पे काम कर सकते हैं और वो प्रोजेक्ट आपका अपडेट होता रहता है, ठीक है ना। समझ में आया मैंने क्या कहा या फिर से रिपीट करूँ मैंने इसको? अभी जो मैंने स्टेटमेंट बताई आपको कि एक ही समय में एक ही प्रोजेक्ट पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाईवे तब बनता है तो काफ़ी सारे इंजीनियर्स होते हैं ना, और सभी का अलग अलग काम होता है। सर्वेयर अलग होता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अलग होता है वहाँ पे, ठीक है ना, JE अलग होता है, सोयल एस्टिमेटर अलग होता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोई अलग इंजीनियर कर रहा होता है, ठीक है, फील्ड इंजीनियर आपका अलग है, चैनेज इंजीनियर को जो कि बेसिकली आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, फिर मैप स्टडी के लिए एक अलग इंजीनियर रखा होता है। ओके, अब इस हाईवे को हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम में तब हम डिज़ाइन करते हैं तो एक ही समय पे एक ही प्रोजेक्ट पे काफ़ी सारे लोग तब काम करते हैं और वो अपडेट होता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग आपका इसी का पार्ट होता है, ठीक है ना। कि कोई बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो इलेक्ट्रिकल का काम कोई अलग कर रहा है, प्रोजेक्ट आपका एक है, ठीक है। मान लीजिए कोई इंडिया में बैठ के काम कर रहा है, कोई दुबई में बैठ के काम कर रहा है, कोई अफगानिस्तान में बैठ के काम कर रहा है, कोई USA में बैठ के काम कर रहा है, तो उन सब का काम अलग अलग नहीं होगा। प्रोजेक्ट आपका एक है, हमने एक फाइल, एक सेंटर फाइल हमने वहाँ पे डिज़ाइन कर दी कि ये सेंटर फाइल है, इसमें A पर्सन है उसको इलेक्ट्रिकल का काम करना है, B पर्सन है उसको मैकेनिकल से रिलेटेड काम करना है, जो C पर्सन उसको प्लम्बिंग का काम करना है, D पर्सन है तो उसको हाईवे डिज़ाइन करना है, सिर्फ उसका चेनेज बनाना है, ठीक है, E पर्सन है वो सिर्फ अपना सोयल टेस्टिंग के बारे में रिपोर्ट जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो सभी काम क्या होते हैं कि आपके कोलैबोरेट होते हैं, एक ही सिस्टम पे अपडेट होते रहते हैं, ठीक है ना। अपडेट का नाम आपने सभी ने, जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हो अपडेट होता रहता है ना, काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं और चीज़ आपकी बन के तैयार हो जाती है, वो बेसिकली इसका पार्ट होता है आपका BIM का, जिसमें एक सेंटर फाइल होती है और उसको हम क्या करते हैं? कोलैबोरेट करते हैं ऑल ओवर द पर्सन्स, ठीक है, चाहे 100 लोग वहाँ पे काम कर रहे हो, चाहे 200 लोग काम कर रहे हो, तो सभी की अलग अलग फाइल क्रिएट नहीं होगी। हमने सेंटर फाइल को क्रिएट कर दिया, सेंट्रल फाइल लोकेशन हमने डिसाइड कर दी, उसका लिंक हमने दे दिया। अब आप चाहे कहीं से भी काम करो, पूरी दुनिया में किसी भी लोकेशन से आप काम करो, आपका काम उस सेंटर में अपडेट होता रहेगा, ठीक है। समझ में आया BIM क्या होता है? एवरीवन, हरीश नागर, यस सर, प्रशांत, अमृत, यस सर, समझ में आ गया? ठीक है, यस सर, यस। अब देखो नेक्स्ट Yes, आपके sir. क्या है कि बेनिफिट्स के बारे में हम बता रहे थे, तो जो बेनिफिट्स अभी मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, कनेक्टिंग टीम्स, वर्कफ्लोज एंड डेटा अक्रॉस द एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशंस टू रियलाइज बेटर वेज ऑफ वर्किंग एंड बेटर आउटकम्स, ठीक है। वही मैंने बताया ना कि सेंटर फाइल होती है, सेंट्रल लोकेशन होता है, अलग अलग लोग हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे कहीं से भी आप काम करो, ठीक है ना। वर्क फ्लोज आपका जो काम है वहाँ पे क्या होता है? अपडेट होता रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल योर वर्क विल बी अपडेटेड, ठीक है, फ्रॉम डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। डिज़ाइन से लेके जो आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हो, देन आपका कंस्ट्रक्शन और उसके ऑपरेशन तक सारी चीज़ें क्या होती हैं उसमें एग्जीक्यूट होती रहती हैं, आपकी अपने आप अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स आपको पता चल गया कि BIM के क्या बेनिफिट्स। अब आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं ना हम कि BIM पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, BIM बेसिकली होता क्या है। तब आप कंपनीज में जाते हो ना और आपने बताओगे कि मैंने सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है, तो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि सिविल 3D बताओ कौन से किस एप्लीकेशन पे बेसिस है, तो आप बताओगे BIM पे। अच्छा, BIM होता क्या है? सर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होता है, ठीक है, उसके बारे में आप डिटेल से बताओगे,
कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ये होता है, टीम अलग अलग टीम्स होती हैं, अलग अलग लोग होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही बंदा तो काम नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एक घर एक ही आदमी बनाता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं ना। डिज़ाइनर अलग होता है आपका, इलेक्ट्रिकल का काम कोई अलग करता है, प्लम्बिंग का काम अलग होता है, फर्नीचर वहाँ पे बन रहा है तो उसका काम कोई अलग करता है, ठीक है ना। BIM आया समझ में, फिर उन सबको हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल फाइल हम दे देते हैं, तो वहाँ पे अपडेट होती रहती है, ठीक है। यूजेस के बारे में मैंने आपको बताया, फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटा ड्यूरिंग द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन प्रोसेस, ओके। अब जो मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ मैं बता रहा था कि काफ़ी सारे लोग से, वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी हुई है। जो सेंट्रल फाइल मैंने आपको बताया, सेंट्रल लोकेशन मैंने आपको बताया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। BIM integrates multidisciplinary data to create detailed digital representations that are managed in an open cloud platform for a real time collaboration। यानी कि हम क्या करते हैं, सेंट्रल फाइल हमने डिसाइड की विद द हेल्प ऑफ क्लाउड बेस, और उसको क्या किया हमने, कोलैबोरेट कर दिया। जैसे आपका एक घर बन रहा है, अब उस घर में प्लम्बिंग इंजीनियर क्या करेगा, पाइप्स वहाँ पे बना रहा है, उस घर में ही तो जा रहे हैं, अपडेट हो गया आपका, एक वर्क अपडेट हो गया। फिर आपने बुलाया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, ठीक है, वो वहाँ पे बिजली का काम कर रहा है, तो एक ही समय पे प्लम्बिंग का काम वहाँ पे चल रहा है, एक ही टाइम पे इलेक्ट्रिकल का वर्क वहाँ पे चल रहा है, एक ही टाइम पे वहाँ पे फर्नीचर का काम हो रहा है, ठीक है, एक ही टाइम पे वहाँ पे कुछ अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका हाईवे में क्या होता है, आपके लेयर्स डलती रहती हैं, लेयर डलती हैं तो आपके कहीं ना कहीं पे मटेरियल भी बन रहा होता है, ठीक है। मटेरियल बन रहा है तो कोई ना कोई आपके ड्राइंग्स भी बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें एक ही टाइम पे हो रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले इंजीनियर आएगा, ठीक है, वो वहाँ पे सिर्फ एक लेयर बिछा के चला जाएगा, फिर कोई 3-4 महीने बाद कोई दूसरा आएगा, फिर वो अलग ड्राइंग बनाएगा, फिर कोई, ऐसा तो नहीं होता ना हाईवे में। अगर इस तरीके से होगा तो कंप्लीट आपका 1 किलोमीटर का रोड बनने में लगभग 10-15 साल लग जाएंगे, ठीक है ना। तो स्पीडी आपका टाइम होता है, जो कि मैंने आपको बताया। 5th डायमेंशन बेसिकली किस पे बिलोंग करती है, टाइम पे, सॉरी 4th डायमेंशन आपका टाइम पे बिलोंग करता है, 5th आपका होता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है सर। 4th ना होता है सर एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लिए, 5th ना टाइम मैनेजमेंट के लिए। ओके, देन आपके प्रोसेस के बारे में मैंने बताया। तो प्रोसेस मैंने क्या बताया था, एक लाइफ साइकिल आपको स्टार्टिंग में मैं बता रहा था ना, प्रोसेस ऑफ BIM कि सबसे पहले क्या होता है। यस सर। BIM में क्या होता है, सबसे पहले ज़रा रिकॉल कराओ मेरे को कि सर पहले प्लानिंग होता है सर, उसके बाद डिजाइन होता है। ठीक है, प्लानिंग होता है, उसके बाद सर उसके बाद डिटेलिंग होता है सर उसका। वेरी गुड, डिटेलिंग होता है। देन सर जैसे कॉस्टिंग होती है, फिर एनालिसिस होता है सर। एनालाइज होता है। देन उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड होता है। एनालिसिस के बाद कॉस्टिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन में सर वर्क को एग्जीक्यूट कि हम जो भी हम काम कर रहे हैं उसका कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन वहाँ पे गिवन होता है ना, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका क्या होता है, यस सर, प्रोसेस है उसका, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे शो की हुई है कि प्रोसेस में आपका क्या कुछ होता है। ओके, आया समझ में, या डाउट है इसमें किसी तरह का? यस सर। ओके, 7D स्ट्रक्चर तक सर एक बार फिर इसको एथिक कीजिए सर। पेमेंट क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी अमृत। 3D के बाद जैसे जो 3D के बाद जो होता है जैसे 4D 5D 7D, ये सब आप 7D तक चल रहा है ना सर? हाँ, इनको हम डिस्कस करेंगे अभी से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 7D तक चल रहा है ये, ठीक है। आगे सब हम इनको अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रोसेस के बारे में समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या करते हैं, आपका एनालाइज होता है, प्लानिंग करते हैं हम, ठीक है। अब हाईवे की बात करें तो मैंने कल सर्वे के बारे में बताया था ना कि प्लानिंग में कैसे होते हैं, आपके 4 तरह के सर्वे होते हैं। तो पहला आपका सर्वे टाइप कौन सा होता है? पहले सर्वे में हम क्या करते हैं, बेसिकली किसकी स्टडी करते हैं? टोपोग्राफी, मैप स्टडी करते हैं। वेरी गुड, जिसका मैप स्टडी, टोपोग्राफी का, कंटूर का हम डिस्कशन करते हैं। तो वो सब क्या होती है, आपके पास प्लानिंग होती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपके पास है कंप्लीट। आपका देखो प्रोजेक्ट यहाँ पे हमने क्या क्या प्लानिंग किया, ठीक है। देन प्लानिंग के बाद आपका एक रफली हम स्केच वहाँ पे तैयार करते हैं, देन आपका ऑपरेशन हो रहा है, देन आपका कंप्लीट फिनिशिंग वर्क यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो 4 पिक्चर्स हैं, पता चल गई होंगी आपको, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है आपका प्लान, ये आपका प्लान है, ठीक है। देन आपका डिज़ाइनिंग वहाँ पे चल रही है, बिल्ड हम फिर उसको बनाते हैं, और देन उसका ऑपरेट होता है, ठीक है ना।
यस सर। समझ में आ गया। 4 पिक्चर्स हैं, कंप्लीट sir. जो आपका लाइफ साइकिल है, कंप्लीट आपका जो BIM है, that support the creation of data throughout the life cycle of a building or infrastructure projects is basically depend on all these 4 concepts. Then first is your plan, design, then build, Design. then operate. ठीक है, 1 2 3 4 आ गया ना समझ में? यस सर। ठीक है, इसमें Yes, डाउट sir. तो नहीं है किसी तरह का। अब देखो आपको एक मैप दिख रहा होगा यहाँ पे, मैप sir. आपको शो हो रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैप है इसके हम स्टडी की अगर हम बात करें तो देखो बेसिकली क्या है आपका मैप में जितने भी आपको ब्लू कलर यहाँ पे शो हो रहा है ना, यस सर। ये बेसिकली यहाँ पे ये Yes, जो sir, yes, कंट्रीज हैं ये सभी किस पे वर्क कर रही हैं? BIM पे वर्क कर रही हैं। ठीक है, जो ब्लू कलर यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जो ब्लू कलर आपको शो हो रहा है ना, जी। ये इन पे बेसिकली क्या हुआ कि BIM ये जो कंट्रीज हैं सभी किस पे वर्क कर रही है? BIM पे। और जहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर शो हो रहा है ये प्लानिंग में है, यानी कि इन पे आगे वर्क होगा। ठीक है, BIM का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि दुबई UAE के अंदर, आप इसको जूम करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है ना, दुबई में जो बिल्डिंग बनी थी बुर्ज खलीफा, वो रेविट में डिजाइन हुई थी, कंप्लीट BIM पे बेस कंपनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो UAE में भी कंप्लीट एक मार्क लग रहा है ना ब्लू कलर का। ठीक है, तो कंप्लीट ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मैप जनरेट किया है। US जो कि ऑटोडेस्क कंपनी है उसने मैप जनरेट किया है, जिसमें बताया गया है कि ये कंपनीज जो है जो कि BIM पे पहले से काम कर रही हैं, दीज आर द एग्जिस्टिंग कंपनीज हु वर्क ऑन BIM। और जहाँ पे ग्रीन कलर आपको शो रहा है बेसिकली क्या प्लानिंग है। ठीक है, इसके बाद जो मैप है वो अपडेट होता गया। ठीक है, तो धीरे धीरे वो सब भी चीज़ें आपके पास पता चल जाएंगी। तो BIM समझ में आ तो गया। इसमें अपने इंडिया में कुछ भी नहीं है। हाँ, इंडिया का शो नहीं हुआ अभी क्योंकि मैप जो है वो भी आउटडेटेड है। ठीक है, ऑटोडेस्क ने जो मैप अभी जनरेट नहीं किया, तो हम इंडिया में बोल सकते हैं कि इंडिया map भी है, आपका BIM पे शुरू हो गया है काम करना। इसको हम प्लानिंग कब- सिटी में बोल सकते हैं। ठीक है, सर कब का मैप है सर? मैप आपके चेंज कब का होते मैप हैं। जो आपका कॉर्पोरेट अगर हम सेक्टर की बात करें तो ऑटोडेस्क कंपनी आपको मैप प्रोवाइड करती है विद इन 3 to 4 ईयर्स। और आपके जो इंडिया के जो सैटेलाइट मैप वहाँ पे जनरेट होते हैं वो 10 साल में होते हैं। ठीक है, 10 साल तक आप चाहे जैसे मान लीजिए आपका घर है और आपके घर के साइड में कोई खाली प्लॉट है और उस प्लॉट में कोई कंस्ट्रक्शन आज शुरू होती है, और आपने देखा होगा कि 2 साल 3 साल के बाद आप मैप चेक करते हो तो वो जो प्लॉट है ना जैसा पहले था वैसा ही होता है, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं आता ना, मैप में हम चेक करते नहीं हैं। सर। ठीक है, वो आपके मैप्स अपडेट होते हैं 10 साल, उनका 10 साल का टाइम होता है कंप्लीट जो सैटेलाइट व्यू आपका जनरेट होता है। ठीक है ना, वो 10 साल में हम उसको चीज़ें जनरेट होती है, मैप वहाँ पे जनरेट होते हैं। ठीक है, अपडेट होते हैं। ओके, तो ये सब आपका ये बताइए। सर ये ऑटोडेस्क का डाटा है ना सर? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? सर ज़्यादा ये चेंज नहीं है, Autodesk सिर्फ का 6 से इतना- 7 कंट्रीज यहाँ पे अपडेट हुई हैं। ठीक है, तो उनका डेटा आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, तो ये कंप्लीट आपका था BIM से रिलेटेड। तो पता चल गया होगा कि BIM में क्या कुछ होता है, कौन कौन से प्रोसेस हम करते हैं। आपके बेसिकली 4 स्टेज होती हैं। ठीक है, कंप्लीट आपका कोलैबोरेशन होता है जिसमें सेंट्रल फाइल होती है। सेंट्रल फाइल एक लिंक हम वहाँ पे जनरेट कर देते हैं जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं कहीं पे ऑल ओवर द प्रोजेक्ट, उस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल जितने भी इंजीनियर्स वहाँ पे आते हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग काम होता है, वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पर्टिकुलर सेंट्रल फाइल पे काम करेगा, उसमें काम अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका BIM। ओके, अब BIM के बाद हम बात करें सॉफ्टवेयर के बारे में, तो देखो सॉफ्टवेयर पे स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे काम होता है इसमें। ठीक है, तब आप आइकन पे डबल क्लिक करते हो ना ऑटोकैड पे, तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आती है। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस सर। ठीक है ना, तब सॉफ्टवेयर पे हम डबल क्लिक करते हैं ना तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है। ठीक है ना, तो इस विंडो में आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऊपर आपके पास आइकन आ रहे हैं जैसे होम, इंसर्ट, एनोटेट, मॉडिफाई, एनालाइज, व्यू, ये सभी क्या है कि आपके पास अभी एक्टिव कंडीशन में नहीं है, आप इन पर वर्क नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस पूरे प्लान में अगर हम वर्किंग की बात करें तो देखो सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे टॉप पे एप्लीकेशन मेन्यू, हम इसको बोलते हैं। तो एप्लीकेशन मेन्यू में देखो आपके पास 4 चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, न्यू, ओपन, DWG कन्वर्ट और दूसरा रिकवर। जैसे रिकवर कहाँ पे यूज़ होता है, कोई फाइल्स सिस्टम फेलियर की वजह से अगर कोई फाइल हमारी डिलीट हो जाती है तो हम उसको रिकवर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका न्यू, जिसमें आपको नई ड्राइंग, नई फाइल आपको ओपन करनी है तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं।
ठीक है। कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपको जैसे नई फाइल बनानी है तो न्यू पे आप क्लिक करते हो और सिस्टम में आपके पास पहले से कोई फाइल है तो हम किस पे ओपन करते हैं, मतलब किसको सिलेक्शन करते हैं, ओपन को, ठीक है ना। तो ये बेसिकली किस में होता है, आपका एप्लीकेशन मेन्यू में। अब फाइल जैसे मान लीजिए आपको एंटर करना है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो एक बात हमें समझ लेनी है कि सिविल 3D में एक ही ऑब्जेक्ट को यानी कि एक ही कमांड को हम काफ़ी जगह से एक्टिवेट कर सकते हैं, काफ़ी जगह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एप्लीकेशन मेन्यू यहाँ पे था, इसमें हम फाइल्स को ओपन कर रहे थे ना, अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से करो, उसके लिए आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन होता है स्टार्ट ड्राइंग। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करते हो ओपन फाइल पे तो आपके पास एक छोटा सा विंडो ओपन होगा सेलेक्ट फाइल का, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शंस यहाँ पे आए हैं ना, ठीक है, कि फाइल आपको कौन सी ओपन करनी है, फाइल का नेम हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास देखो यहाँ पे नीचे होता है फाइल फॉर्मेट। तो जिसने अब फाइल फॉर्मेट के बारे में आपको पता होगा कि जो .dwg होता है ये तो आपका ड्राइंग फाइल फॉर्मेट होता है। फाइल फॉर्मेट के बारे में पता है ना, जैसे आप लोग गाने डाउनलोड करते हो तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, .mp3 होता है ना। वीडियो का क्या होता है, यस सर वीडियो का MP4 तो ये फॉर्मेट्स हैं, जैसे PDF है, .pdf एक फॉर्मेट है आपका, ठीक है ना। .xml, .csv फाइल्स के बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 फॉर्मेट है, हमें समझ लेने हैं कि चारों कहाँ पे काम आते हैं। फर्स्ट आपका होता है .dwg जो कि ड्राइंग फाइल होती है। तो हम जो भी वर्क करेंगे वो आपकी किस में बनेगा, .dwg में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे सिलेक्शन है। फिर एक होता है .dws जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट, ठीक है। अब ये जो फाइल फॉर्मेट है ना, इसको फाइल एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, ठीक है। .dxf होता है आपका एक्सचेंज फाइल फॉर्मेट या फिर एक्सचेंज फाइल एक्सटेंशन। जैसे मान लीजिए आपको फाइल एक्सचेंज करनी है, ठीक है ना, तो हम .dxf में उसको कन्वर्ट करते हैं, देन आफ्टर वी कैन एक्सचेंज इट, ओके। देन आपका होता है टेम्पलेट फाइल .dwt, जो कि टेम्पलेट फाइल, जैसे टेम्पलेट बेसिकली 2 होते हैं। पहला आपका देखो, जैसे मैं यहाँ पे आपको शो करा देता हूँ कि एक टेम्पलेट आपका यहाँ पे चेक करो क्या लिखा हुआ है, सिविल 3D 2017 मैट्रिक, और एक होता है आपका इंपीरियल, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक और इंपीरियल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली क्या डिफरेंस आपका यूनिट्स का, ठीक है। मैट्रिक में अलग फॉर्मेट होता है आपका यूनिट का और इंपीरियल में अलग होता है। एक में फीट इंचेस पे काम करते हैं और दूसरे में mm पे काम करते हैं, उस पे mm पे, मीटर्स में, इन पे काम होता है, ठीक है। तो फाइल फॉर्मेट्स जो थे उनके बारे में हमें पता चल गया कि क्या कुछ होता है फाइल फॉर्मेट, ठीक है ना। तो हम इस वाले पॉइंट पे थे कि तब आप ओपन फाइल करते हो तो जो आपके पास विंडो ओपन होती है उस विंडो में यहाँ पे आपके पास फाइल की टाइप्स होती है जो कि फाइल एक्सटेंशन होते हैं। 4 टाइप हमने पढ़े, ठीक है। कोई फाइल आपको ओपन करनी है, जैसे देखो यहाँ पे तब आप अलाइनमेंट पे क्लिक करते हो तो प्रीव्यू आपको शो हो रहा है ना उसका, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पे पता भी चल जाता है कि जो फाइल आप ओपन कर रहे हो वो कौन सी है। जैसे अलाइनमेंट में कुछ यहाँ पे अलाइनमेंट बना होगा, ठीक है। जैसे DCK है तो वो उसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको शो हो गया। अर्थवर्क्स की अगर कोई फाइल आपको ओपन करनी है तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे हो गया। ये पहले से बनी हुई फाइल्स हैं जो कि हमने क्रिएट किए, इनके बारे में भी हम शो अभी करेंगे। आप चाहते हैं कि कोई शीट सेट आपको ओपन करना है तो उसको हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नई ड्राइंग आपको शुरू करनी है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट ड्राइंग पे भी कर सकते हैं क्लिक, ये जो आइकन यहाँ पे शो हो रहा है। अदरवाइज रिसेंट ड्राइंग्स जो आपने ओपन करी हैं उन सब का डेटा भी आपको यहाँ पे शो होता है, जैसे अर्थवर्क, DCK, सरफेस लेबलिंग, सर्वे 1, क्वांटिटी 7, अलाइनमेंट G, पॉइंट्स 999, हाईवे, ये सब यहाँ पे शो हो रहे हैं ना फाइल्स, ठीक है। तो मान लीजिए हमने फाइल तब ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का, तब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, स्टार्ट ड्राइंग आपको बनानी है तो कुछ इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब विंडो देखो, आपको लग रहा होगा बिल्कुल ऑटोकैड के जैसी है, जिसने भी ऑटोकैड में काम किया होगा। सभी सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, एनोटेट, मॉडिफाई, एनालाइज, व्यू, मैनेज, आउटपुट, सर्वे, हेल्प, एक्सप्रेस टूल्स, फीचर, ऐप, परफॉर्मेंस, सभी यहाँ पे कौन से ऑटोकैड वाले ऑप्शंस हैं, ठीक है। ड्रॉ का पैनल आप चेक कर सकते हो, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, हैचिंग, एलिप्स, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगन, सब यहाँ पे शो हो रहा है। मॉडिफाई कमांड्स को देखें तो मूव, कॉपी, स्ट्रेच, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। एरे आप कर सकते हो, ऑफसेट हमें करना है। देन लेयर्स का पैनल यहाँ पे शो हो रहा है और क्लिपबोर्ड, ठीक है। सभी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ओके। लेकिन सिविल 3D में ऐसा क्या हुआ, ऑटोकैड के कंपैरिजन में सिर्फ ये वाला जो पैनल दिख रहा है ना आपको, क्रिएट ग्राउंड डेटा, क्रिएट डिज़ाइन, ठीक है, और पैलेट्स, ये चीज़ें यहाँ पे हटा, मतलब यहाँ पे ऐड कर दिए, ये प्लगइन्स यहाँ पे ऐड हो गए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कंटिन्यू करते हैं सेशन अभी, ठीक है।
तो आपको मैं कुछ फाइल्स के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो देखो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है ना, जैसा यहाँ पे जो डिफरेंस आपको बता रहा था कि ऑटोकैड और सिविल 3D में क्या कुछ डिफरेंस है, ठीक है ना। तो सिविल 3D में आपके पास जो सिविल मैनेजिंग डिज़ाइंस है वो सब यहाँ पे हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जो भी आपके सिविल मैनेजिंग टूल्स है, जो डेटा है, जैसे पार्सल, फीचर लाइन, ग्रेडिंग, ये कंप्लीट आपका किस में आता है, क्रिएट डिज़ाइन में, ठीक है। अलाइनमेंट, प्रोफाइल, कॉरिडोर, इंटरसेक्शन, असेंबली, पाइप नेटवर्क, आ गया समझ में आपको। ये सब चीज़ें आपने ऑटोकैड में नहीं देखी होंगी ना? नो सर। यस सर। ठीक है, ये सब किस में, आपके सिविल 3D में। जैसे डेटा आपको इंपोर्ट करना है, पॉइंट्स आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, तो उन सब के यहाँ पे मेथड्स गिवन है। देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिविल 3D में टूल स्पेस, प्रोस्पेक्टर, सेटिंग, सर्वे, टूल बॉक्स। सर्वे में आपके पास कंप्लीट सर्वे रिलेटेड चीज़ होती है, जिसमें हमने 2 पहले कोई फील्ड्स उन पे काम भी किया है। दिल्ली के बारे में आप सभी जानते हो, इंडिया में है। और एक नीचे देखो एक लोकेशन और लिखी हुई है, जफालिया। ये कहाँ पे है इसका पता होगा आपको? ये UAE के अंदर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक प्लेस है जफालिया, ये वहाँ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो दोनों प्रोजेक्ट्स पे जो कि हमने पिछले उसमें वर्क किया है पहले, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके पास शो होती हैं, सेव रहती हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टर में आपके पास जो चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे पॉइंट, सरफेस, पार्सल, फीचर लाइन, ग्रेडिंग, अलाइनमेंट, प्रोफाइल, कॉरिडोर, इंटरसेक्शन, असेंबली, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। देखो सर्वे, इंटरसेक्शन, असेंबली, कॉरिडोर। मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में कि एक ही कॉन्सेप्ट को आप सिविल 3D में काफ़ी जगह से यूज़ कर सकते हो। एक टूल बहुत सारी जगह होती है, ठीक है। जैसे पॉइंट्स आपका यहाँ भी शो है, सरफेस यहाँ पे शो है, तो पॉइंट्स आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो, सरफेस को यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहते हो कि यहाँ से ना करें तो पॉइंट्स को आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हो, और सरफेस हम यहाँ से भी बना सकते हैं। देखो नीचे आपको सरफेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। सेटिंग्स में भी आपके पास ऑप्शन आता है सरफेस और पॉइंट्स का। तो एक ही टूल को हम काफ़ी अलग अलग जगह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पॉइंट्स इंपोर्ट करने हैं तो उनका भी अलग अलग मेथड होता है। जैसे इंपोर्ट करना है तो डायरेक्ट आप पॉइंट्स पे क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है पॉइंट फ्रॉम फाइल। अगर आप यहाँ से नहीं करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है मैनेज, मॉडिफाई में आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो ग्राउंड डेटा में ऑप्शन आया पॉइंट्स, आप यहाँ पे क्लिक करो तो पैनल आपका चेंज हो गया, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है लॉन्च पैड में इंपोर्ट पॉइंट्स, तो हम यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी सारे मेथड बताए, एक ही कॉन्सेप्ट है। अब इन पे कैसे कैसे वर्क करना है वो सब हम कल डिस्कस करेंगे। फिर इसमें किस तरह से फाइल्स बनती हैं, अलाइनमेंट आपका कैसे बनता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे कैसे वर्क होता है, अर्थवर्क कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक बार कल फाइल्स एक बार स्टार्ट करेंगे। फिर इंटरफेस को समझेंगे कि कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। आज का जो सेशन है यहीं फिनिश करते हैं। अगर जो भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए फिर यस वेल सेशन करते हैं फिनिश। थैंक यू सो मच, वेलकम, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल सेशन में।